डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक स्पेशल केस है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रॉज होती हैं, कॉलम होती हैं और एक स्पेशल काइंड का मॉडल होता है जो कि हमें प्रैक्टिकली कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल में इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने किस्म के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, हम उनको किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की बात कर रहे थे कि वो हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके अंदर डिफरेंट रॉज और कॉलम्स होती हैं। अगर मैं आपको उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। सही है। इसके अंदर जो मेरे पास ये सोर्सेज, डेस्टिनी, डिमांड और सप्लाई, ये सारी टर्म्स लिखी हैं, इनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं जो कि हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें ये तमाम टर्म्स भी समझ में आ जाएंगी और हर किस्म का जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो रीड करना भी समझ में आ जाएगा। सही है। देखिए, लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है या आप कह लें कि मेरी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ जिसका नाम मैं कह देती हूँ कि वो एक्स है। अब वो एक्स मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, हम उसकी डिटेलिंग में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है, मेरे कोई ना कोई कस्टमर्स भी होंगे जिन तक मैं वो प्रोडक्ट भेजूंगी। ठीक है। कितनी कितनी भेजूंगी? जितनी उनकी मुझसे डिमांड करेंगे वो कि मुझे इतनी इतनी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट मैं उनको भेजूंगी वो मैं कैसे भेजूंगी? ऑब्वियस सी बात है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भेजूंगी। मैं फैक्ट्री में रखे रखे तो प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंच जाएगी, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मैं उन लोगों को वो प्रोडक्ट भेजूंगी। सही है। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपसे करी, अगर वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि मेरी कोई फैक्ट्री है। तो आप समझेंगे जो सोर्सेज है ना, ये बेसिकली फैक्ट्री या वेयर हाउस या वो जगह हो सकती है जहाँ पे मेरी वो चीज़ रखी हुई है जो मुझे ट्रांसपोर्ट करनी है। अब वेयर हाउस भी आपके पास एक तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के वेयर हाउस जो है वो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ कोई एक ही नहीं होता। तो आप समझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 वेयर हाउसेज ले लिए हैं। सही है। तो ये S1, S2, S3, S4 ये आपको वो जगहें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कोई वेयर हाउस भी हो सकता है, वो फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी, कोई भी जगह हो सकती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त रखी हुई है। सही है। उसके बाद दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि मेरे कोई ना कोई कस्टमर्स होंगे जिनको मुझे वो प्रोडक्ट भेजनी होगी। तो आप समझे, डेस्टिनी वो जगह है जहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट भेजनी है। अब वो आपकी सिटीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जो जिनको आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में लोकेट करते हो। तो आपको हर एक को जो है वो कहीं, किसी को दिल्ली में भेजनी है, किसी को जो है वो लाहौर में भेजनी है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये डेस्टिनी बेसिकली वो जगह है जहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट को भेजना है। फिर तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या कही कि अच्छा ये 4 हैं, D1, D2, D3, D4, ये भी हमने 4 ली हैं। ठीक है। फिर तीसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि मैं कितनी कितनी भेजूंगी? जितनी वो मुझसे डिमांड करेंगे। तो डिमांड को हम यहाँ BI से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो फर्स्ट की डिमांड है तो हम B1 लिखते हैं, सेकंड की है तो B2, देन B3 एंड B4 सिमिलरली। ठीक है। उसके बाद डिमांड भी हमें समझ आ गया क्या चीज़ है। ये जो सप्लाई है ना, इसको आप समझें बेसिकली कि ये क्वांटिटी है, यानी कितनी क्वांटिटी मैं उनको सेंड कर रही हूँ, भेज रही हूँ। ये सप्लाई वो क्वांटिटी है जो कि हम A1, A2, A3, A4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि डिमांड और सप्लाई मतलब वो जितना डिमांड करेंगे मैं उतना ही तो उनको सप्लाई करूँगी, तो इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि ये दो अलग अलग चीज़ें कैसे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डेस्टिनी D2 है, ठीक है, इनकी जो डिमांड है ना वो है 6 टन। कोई भी प्रोडक्ट जो है, एक्स प्रोडक्ट जो है वो इनकी 6 टन डिमांड है, लेकिन मेरे पास 4 टन ही मौजूद है। ठीक है। अब वो एक अलग रीज़न है कि मेरे पास 4 टन क्यों मौजूद है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। हो सकता है कि मैंने बाकी सबको भेज दी हो तो मेरे पास उस वक्त 4 ही हो, या सप्लाई किसी तरह मतलब मेरी जो प्रोडक्शन है वो किसी रीज़न की वजह से कम हो गई हो, तो कोई भी वजह हो सकती है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। हम बात क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनी D2 है, उनको जो है वो 6 टन प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास 4 टन है जो कि मैं उनको भेज रही हूँ। सही है। तो जो 6 टन उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो क्या है, उनकी डिमांड है, लेकिन मैं उनको कितनी भेज रही हूँ? जितनी A2 मैं उनको भेज रही हूँ, यानी 4 टन जो मैं उनको भेज रही हूँ वो
उनकी क्या है वो क्वांटिटी है जो मैं उनको भेज रही हूँ, बाकी के 2 टन वो कहीं और से मंगवाएंगे, ठीक है। तो वो सारी एक अलग डिटेलिंग है। अभी मकसद सिर्फ आपको डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस समझाना था। तो डिमांड बेसिकली क्या है, वो चीज़ जो उन्हें रिक्वायर्ड है, यानी उतनी डिमांड जितनी वो कर रहे हैं। सप्लाई वो क्वांटिटी जो मैं उनको भेज रही हूँ, सही है। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब जो हमारे पास इस रिप्रेजेंटेशन या इस मॉडल के अंदर है वो ये C11, C12, C13 ये है। तो बेसिकली ये C जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है। कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल जो मैं S1 से D1 तक सप्लाई करने जा रही हूँ तो उसकी पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, C11 आ रही है। इसी तरह S1 से जो मैं D2 तक सप्लाई करने जा रही हूँ उसकी जो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो C12 आएगी। सिमिलरली S1 से D3 तक जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो C13 आएगी एंड सिमिलर फॉर ऑल दीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल S4 से अगर मैं D3 तक कोई प्रोडक्ट भेज रही हूँ तो उसकी जो कॉस्ट है वो C43 है पर यूनिट, ठीक है। तो ये आई होप आपको मॉडल जो है वो रीड करना समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से रीड करते हैं। अब ये जो हमने मॉडल पढ़ा है, अगर हम कहें कि इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस मॉडल के देखिए मेरे पास 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू फुलफिल द डिमांड, यानी कि जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनकी डिमांड भी फुलफिल कर दूं और लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और उनकी डिमांड फुलफिल करने में मेरी जो कॉस्ट आए ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम से कम आए। क्योंकि देखिए अगर मैं तमाम का तमाम जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है उसको अगर मैं ट्रांसपोर्ट में ही लगा दूंगी तो मेरे पास फिर पीछे क्या बचेगा, तो मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिमांड को फुलफिल करने के साथ साथ हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी मिनिमाइज रखें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, सही है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो हम रीड करने जा रहे हैं वो होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यानी मेरे पास ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो देखें, एक जो टाइप है वो मेरे पास है बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि जो टोटल डिमांड होती है वो टोटल सप्लाई के इक्वल होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे पास क्या कहलाती है, बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कहलाती है। और इसके अंदर हम कोई भी मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेथड्स क्या होते हैं हम उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी बस आप ये समझ लें कि बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कौन सी होती है, जिसमें टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है वो इक्वल होती है और उसके अंदर हम कोई भी जो मेथड है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास काइंड है, जो टाइप है वो है अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, सही है। अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टोटल डिमांड जो है वो टोटल सप्लाई के इक्वल नहीं होती, या सप्लाई ज़्यादा हो सकता है किसी केस में या डिमांड ज़्यादा हो सकती है किसी केस में। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ता है। और वो हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या तो हमें एक डमी रॉ इंक्लूड करवानी पड़ती है या डमी कॉलम इंक्लूड करवाना पड़ता है। अब ये जो डमी रॉ और डमी कॉलम है ये हम अपनी मर्जी से नहीं जो है वो जनरेट करवा देते। इसकी भी कुछ जो है ना वो साइकी होती है जो हमें समझनी पड़ेगी कि मतलब किस टाइम पे हम डमी रॉ जनरेट करवाएंगे, किस टाइम पे हम डमी कॉलम जनरेट करवाएंगे अपनी अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई ऐसा केस है जिसमें जो मेरे पास सप्लाई है वो ग्रेटर हो डिमांड से, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम डिमांड जनरेट कैसे करेंगे, एक ऐसी डिमांड जनरेट करेंगे कि जिसकी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो आ रही हो, सही है। तो डिमांड हमने कहाँ पे पढ़ा था, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, देखें डिमांड जो है वो मेरे पास इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिमांड यहाँ पे मुझे एक B5 भी चाहिए, तो उस B5 को मैं कैसे ऐड करवाऊंगी कि मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दूंगी, ठीक है, यानी कॉलम जनरेट कर दूंगी जिसकी जो कॉस्ट मैं रखूंगी वो 0 रखूंगी और यहाँ पे मैं B5 लिख दूंगी, यानी मैंने एक न्यू डिमांड क्या करा दी, इंट्रोड्यूस करवा दी विद 0 कॉस्ट, ठीक है। किस केस में, जब मेरे पास सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो। तो इस केस में मैंने क्या जनरेट करवाई है, एक डमी कॉलम जनरेट करवाया। तो आप समझें कि व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इन दैट केस वी जनरेट अ डमी कॉलम। फिर मेरे पास जो सेकंड है वो आप समझें कि मेरे पास जब सप्लाई जो है वो लेस हो और डिमांड जो है वो ज़्यादा हो,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो मुझे क्या जनरेट करवाना पड़ेगा, मुझे सप्लाई जनरेट करवाना पड़ेगा। तो सप्लाई जो है वो मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे एक A5 चाहिए होगा। उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, सप्लाई इस तरह से मैं A5 यहाँ पे जनरेट करवाऊंगी ना, तो मुझे एक क्या करना पड़ेगा, डमी रॉ जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दैट केस कि जहाँ पे मेरे पास सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, डमी रॉ जनरेट करवाऊंगी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करते हैं, या डमी रॉ जनरेट करते हैं या डमी कॉलम। अब वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ जनरेट करनी है। जब मेरे पास सप्लाई जो है वो लेस हो डिमांड से तो हम डमी रॉ जनरेट करते हैं, और जब सप्लाई जो है वो ग्रेटर हो डिमांड से तो हम डमी कॉलम जनरेट करते हैं। और भले हम डमी रॉ जनरेट करें या डमी कॉलम जनरेट करें, हमें कॉस्ट जो है वो ज़ीरो कॉस्ट रखनी होती है, या रॉ हो या कॉलम, उसकी कॉस्ट हमें ज़ीरो रख के उसको जनरेट करना होता है। ठीक है, तो जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जनरेट कैसे करवाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सॉल्यूशन मेथड्स। सॉल्यूशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये जो सॉल्यूशन मेथड्स हैं ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, ये ऑप्टिमम है कि नहीं ये बात मुझे सॉल्यूशन मेथड से पता नहीं चलती है। तो अगर मुझे ये बात पता करनी है कि मेरे पास ये मेथड ऑप्टिमम है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन वी यूज़ मूडी मेथड। हम मूडी मेथड का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है मेरे पास ये ऑप्टिमम है कि नहीं। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड है लीस्ट काउंट मेथड, और थर्ड है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन तीनों में जो सबसे बेहतर मेथड माना जाता है वो है ये वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। यानी इससे जो हमें कॉस्ट मिलती है वो कंपैरेटिवली इन दोनों से जो मिलती है उससे कम ही होती है हमेशा। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं ना, वो इस वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से मिलने वाले सॉल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। और वो कौन सा मेथड होता है, वो मूडी मेथड होता है, जो अप्लाई करके हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है या नहीं। सही है, तो आज के इस टॉपिक लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले थोड़ी बहुत थ्योरी रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई क्यूरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।